नमस्कार साथियों। आज की यह पीवाईक्यू सीरीज का ही अगला वीडियो है। आज हम ये जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो यूपी पीसीएस के प्री का 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये जीएस के क्वेश्चन बेहद अच्छे क्वेश्चंस हैं और इनमें खास बात यह है कि अगर आप एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो उससे आपके 3-4 और जो आप वन लाइनर वाली चीज़ें पढ़ते हैं वो एक ही क्वेश्चन में 3-4 चीज़ें कवर हो जाती हैं। और इसका पैटर्न इस अनुरूप होता है कि आप अगर लेंथी पेपर आपको मिलता है तो आप उसके प्रति भी हैबिचुअल बन पाएंगे। इसलिए आप अगर अभी नहीं करेंगे मतलब कहीं ना कहीं आपको आवश्यकता तो पड़ेगी इनकी। इसलिए जो चीज़ें जहाँ पर आपको व्यवस्थित रूप से मिलती हैं उन्हें वहीं पर कवर करने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि आप उसे डिले करें या फिर इस आधार पर टालें कि ये कोई काम का नहीं है। मैं ये मॉक टेस्ट मार्केट से उठाकर नहीं बनाए हैं, यही आयोग ने जो क्वेश्चन पेपर बनाए हैं उन्हीं को बता रहा हूँ। और मैंने बार बार कहा है, अगर आपकी पढ़ाई ठीक है तो ये पीसीएस का प्री है, समूह का कोई मैटर ही नहीं करता। अगर आपने पढ़ाई ठीक की है तो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे हमारे, ठीक है। तो आप जरूर से इनसे कुछ सीखने की कोशिश कीजिएगा और ये सीरीज बेहद खास होगी, मतलब क्योंकि आप जो मॉक टेस्ट लगाने का जो आपके अंदर फेयर है ना, वो चला जाएगा इनके बाद। क्योंकि आप जीएस के ऑलरेडी जो बेहतर क्वेश्चन हैं उनको अटेम्प्ट कर ही रहे हैं, ठीक है। और जो आपके सोर्सेज में नहीं है उन्हें कलेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। और सबसे पहले आप इस वीडियो को अन्य साथियों तक साझा कर दीजिए प्लीज़, आपसे यही अनुरोध है मेरा। और वीडियो को लाइक करना कतई न भूलें, ठीक है। चलिए फिर आइए प्रारंभ करते हैं। आपका 2-3 मिनट जो मैंने एक्स्ट्रा ले लिए उसके लिए माफ़ी है। आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, कल हमने कर लिए थे यहाँ तक के क्वेश्चन, ये आपको ये मैंने पढ़ा लिया था, ठीक है। चलो आप मुझे, आपका टेस्ट है, रिकॉल करिए इसे। मैंने सब मिला के यहाँ पे कल बताए थे। 5वां चैतन्य महाप्रभु का भी बताया था मैंने, ठीक है। वो मैं बता देता हूँ। अचिंत्य भेदा भेदवाद बताया था। तो आप इन चारों के तो मैच करके देखिए कौन सा है, ठीक है। अगर हो रहे हैं तो फिर तो ठीक है, अन्यथा फिर वही, हाँ मजा आ रहा है सर वाले में ही आप आ रहे हैं, ऐसा लग सकता है, ठीक है। चलिए, तो चलिए आज का पहला प्रश्न है हमारा इन्वायरमेंट से। क्वेश्चन देखिए, एजरसन और हिजडन का है, ठीक है। पहला कह रहा है कि जो लिम्नेटिक क्षेत्र होता है, अब क्या होता है अभी सीखते हैं। मैं पादप पादप प्लवक अधिक मात्रा में वृद्धि करते हैं। और दूसरा कह रहा है कि लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। अब यहाँ से आपको मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, यहाँ पर सीखिए, ठीक है। ये है हमारा स्थल वाला भाग। अब यहाँ से हमारा जल वाला भाग शुरू हो गया, ठीक है। जल है यहाँ पे तक, ये सब सारा स्थल था। अब ये जल वाला भाग प्रारंभ हो गया। तो इसमें 3 क्षेत्र होते हैं। जो इसका सबसे जो किनारे वाला इलाका होता है उसे कहते हैं लिटोरल क्षेत्र। लिटोरल अंग्रेजी में ही ये वर्ड याद करिएगा, हिंदी में इसका कुछ अजीब ही नाम होगा, आप उसे नहीं सुन पाएंगे या मतलब सही ढंग से उसे प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाएंगे या फिर एग्जाम में कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए कुछ चीज़ें इंग्लिश में, जैसे इकोनॉमी है उसके कुछ टर्म, अब इन्फ्लेशन को मुद्रास्फीति, स्टैगफ्लेशन को कुछ कैसी चीज़ कहते हैं आपको पता ही है, तो कुछ शब्द इंग्लिश में ही याद करने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले हमें मिलेगा लिटोरल क्षेत्र। लिटोरल क्षेत्र, उसके बाद का जो खुला सागर वाला एरिया है उसे कहते हैं लिम्नेटिक क्षेत्र। लिम्नेटिक क्षेत्र, उसके बाद का जो सबसे गहरा वाला क्षेत्र होता है नीचे को, ये इसे कहते हैं बेंथिक क्षेत्र। देखिए, पहले लिटोरल क्षेत्र, फिर लिम्नेटिक क्षेत्र, फिर जो नीचे गहराई वाला क्षेत्र है उसे बेंथिक क्षेत्र कहते हैं। तो जो लिम्नेटिक वाला क्षेत्र है यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। क्योंकि ये देखिए, जो उथला इलाका है किनारे से थोड़ा सा, उसके बाद वाला जो एरिया होता है उसे कहते हैं लिम्नेटिक क्षेत्र। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस अधिक मात्रा में होता है। तो इसमें जो पादप प्लवक होंगे वो भी ज़्यादा ग्रोथ कर पाएंगे। समझ गए आप, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर जो पादप प्लवक हैं वो ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। अब देखिए फिर क्वेश्चन को आपको एक तो अरेंज करना आना चाहिए। सबसे पहले लिटोरल है, फिर लिम्नेटिक है, फिर बेंथिक जोन है। इसी से क्वेश्चन बन जाएगा आपका कहीं। अब सॉल्व करते हैं। देखिए, ये कह रहा है लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवकता अधिक होती है। सही बात है, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है। अब क्योंकि लगाइए यहाँ पर, क्योंकि लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। मैंने बताई दिया आपको, हाई सीज खुला क्षेत्र होता है इसलिए प्रकाश ज़्यादा प्राप्त होता है, तो फोटोसिंथेसिस होता है। ये दोनों कथन सही है, लिखिएगा इन्हें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन, अब इससे कितने क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं आपके। देखिए, भारत के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, आपको विचार करना है इसमें, ठीक है। इसका आंसर है आपका ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संदर्भ में कुछ कथनों पर विचार करना है। भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है। सही कह गए? नहीं, 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। ये तो आपने अमूमन पढ़ा ही होगा, जब से आप स्कूलों में भी जीके वगैरह के कॉन्टेस्ट देखते होंगे उसमें भी ये सब कराते थे। तो 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। विश्व का लगभग 2.4 क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। सही बात है, सही बात है। विश्व में जितना भी क्षेत्रफल है उसका 2.4% भाग भारत का है। लेकिन अगर पॉपुलेशन देखें तो पॉपुलेशन का 18% भाग है भारत के पास। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भूमि पर दबाव बड़ा है, क्योंकि जितना 18% के लिए 18% लोग हैं यहाँ और उनके लिए 2.4% ही भूमि है।
इसे कहते हैं भूमि पर दबाव बढ़ जाता है। और जल संसाधन भी हम देखते हैं, विश्व के 4% के आसपास जल संसाधन है हमारे पास और पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए जल और ज़मीन पर बहुत दबाव बढ़ जाता है इससे। ठीक है, चलिए अब ये सही हो गया, ये गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देख, अगला स्टेटमेंट है कि कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है और जो अक्षांशीय विस्तार है को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, ये इंडिया है, ये गुजरात वाला एरिया है, तो कर्क रेखा यहाँ से जाती है बीच से, तो ठीक है, ये लगभग लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, ये तो आपको पता ही है। अब कर्क रेखा किन 8 देशों से जाती है, मैं आपको याद रिवाइज कराता हूँ। ठीक है, मैंने ये कोई ट्रिक से याद नहीं किया, आप कहीं ट्रिक होती हैं, आप देख लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर मिजोरम, सॉरी फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम आती है। ठीक है, तो ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर जाती है। जब भी ये जाती है तो भारत को 2 भागों में बांट के जाती है। ठीक है, अब देखिए अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन से होते हैं, सबसे पहले ये समझाता हूँ। ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। तो वो क्षेत्र जो इस बीच वाले एरिया में आते हैं उन्हें कहते हैं हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। समझ गए, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आएंगे वो होते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और जो इसके ऊपर के क्षेत्र हैं ये होते हैं शीतकटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इन्हें हम कहते हैं। ठीक है, अब हमने अभी पढ़ा है कि जो कर्क रेखा है वो भारत को, ये है कर्क रेखा, अब भारत को 2 भागों में बांट रही है, यानी यहाँ का भाग तो उष्णकटिबंधीय होगा, लेकिन ऊपर वाला भाग क्या है, कर्क रेखा से ऊपर वाला भाग है ना, मैंने बताया कि ये इससे ऊपर वाला जो भी भाग होगा ये शीतोष्ण होगा। तो आधा ही भाग है जो भारत का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, आधा क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। समझ गए ये? तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ये स्टेटमेंट सही था, ये भी सही था, ये भी गलत है। तो कौन कौन से सही है इसमें से, दूसरा और तीसरा, तो आंसर हो गया हमारा ए। ये एक्सप्लेनेशन बहुत आवश्यक है, इसे सुनिएगा, केवल आंसर नहीं ढूंढना है हमने दिमाग, अगर आपके गलत हो रहे हैं कोई बात नहीं, जितने क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं वो आपके लिए अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि आप उतने क्वेश्चन को उनसे संबंधित नई जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए अगला, ये खास नहीं है क्वेश्चन क्योंकि स्पेसिफिक है, स्टेट स्पेसिफिक। अब हम देखते हैं ये, अब कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जो हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में प्रतिपादित किया। अभी कितना रिपीटेड क्वेश्चन है, बट ये तो आप कर जाओगे, लेकिन इससे संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, जो हम बहुत सारे केसेस सुनते हैं ना स्टार्टिंग से, उनके बारे में। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये तो उभरा था, केशवानंद भारती केस है जो 1973 का, इसमें आया था। ठीक है, इससे पहले मैं आपको कुछ केस बता देता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं शंकरी प्रसाद का केस होता है 1951 में, साइड में लिखिए 1951 में शंकरी प्रसाद का केस, 1965 में सज्जन सिंह का केस, फिर 1967 में गोलकनाथ का केस, फिर 1973 में केशवानंद भारती केस। ये 4 महत्वपूर्ण हैं। अब चारों की मैं कहानी आपको बताता हूँ। 1951 में जो शंकरी प्रसाद का केस था, इसमें क्या कहा गया, और 1965, ये दोनों सेम है, इन दोनों में सेम जजमेंट आया था। 1951 का शंकरी प्रसाद, पहली बात तो अरेंज करने में ही आ जाएगा कि शंकरी प्रसाद, फिर सज्जन सिंह, फिर गोलकनाथ, फिर केशवानंद, तो अरेंज करिए कहेगा, तो अरेंज वाला तो आपका बन जाएगा। क्या कहा था, तो 51वां और 65वां जो शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह का वाद था, उसमें कहा कि अगर, जैसे हमने 9वीं अनुसूची बना दी थी पहले संविधान संशोधन थे, तो उसमें कहा कि अगर कोई कानून जो 9वीं अनुसूची में शामिल है तो उस पर हम जुडिशियल रिव्यू नहीं करेंगे। यानी अगर हमने मूल अधिकारों का हनन करने के लिए कोई विधि बनाई है और वो 9वीं अनुसूची में डाल दी है, तो उसका रिव्यू नहीं होगा, वो सही माना जाएगा, ऐसा कहा गया था। फिर आते हैं गोलकनाथवाद 1967 में, इसमें जजमेंट बदल गया। इसमें कहा कि नहीं, कोई भी डीपीएसपी अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन करेगी तो ये गलत है, फंडामेंटल राइट्स ऊपर हैं, डीपीएसपी नीचे हैं, ऐसा कहा। गोलकनाथवाद में कहा कि अगर कोई डीपीएसपी, क्योंकि हमें पता है डीपीएसपी कोर्ट है उनके द्वारा अनफोर्सेबल नहीं है, उन्हें वाद योग्य नहीं माना जाता है, जबकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो फोर्सफुल हैं, उन्हें वाद योग्य माना जाता है। इसका वाद योग्य का सिंपल अर्थ समझिए, अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी में ऐसा नहीं है। अगर डीपीएसपी का उल्लंघन होता है तो आप उसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, इसीलिए हम डीपीएसपी को वाद योग्य नहीं है कहते हैं और फंडामेंटल्स को वाद योग्य है ऐसा कहते हैं। तो मैंने क्या कहा, गोलकनाथवाद में क्या कहा कि अगर डीपीएसपी को लागू करने के लिए आपने अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन किया है तो ऐसा हम नहीं होने देंगे, फंडामेंटल राइट्स ऊपर है, डीपीएसपी नीचे है, ऐसा गोलकनाथ में कहा। और शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह में क्या कहा था कि हम डीपीएसपी को लागू करने के लिए अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन करते हैं तो कोई बात नहीं, ये ठीक है, ऐसा कहा। अब आता है सबसे बड़ा जजमेंट, केशवानंद भारती केस 1973।
पहली बात, इसमें कितने कितने जजों की बेंच बैठी थी, ये क्वेश्चन कभी नहीं बना है, जब बनेगा फिर आपको टफ लग सकता है। तो पहले याद करिए, इसमें 13 जजों की बेंच थी, 7-6 से डिसीजन आया था। क्या कहा कि ठीक है, आपने जो भी कह रहे हो कि आप अगर कोई संविधान संशोधन के द्वारा आप फंडामेंटल राइट्स को या संविधान के किसी भी भाग को अमेंड करते हैं तो वो चल जाएगा, ठीक है। आपके पास ये शक्ति है, संसद के पास ये शक्ति है। लेकिन अगर आप संविधान के मूल संरचना को अगर मतलब बदलने की कोशिश करोगे तो वो गलत है। क्या कहा, ध्यान से सुनिए। संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स को संशोधन कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स को खत्म भी कर सकती है। लेकिन अगर जैसे हमने संपत्ति का अधिकार देखा ना, फंडामेंटल राइट्स था वो अब खत्म हो गया, अब कानूनी अधिकार बन गया। लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर है, जो संविधान का मूल ढांचा है, जिसके बेस पे संविधान बना है, उसको नहीं बदल सकते। ये कहा था केशवानंद भारती केस में। आई कहानी समझ? और ये बहुत ही रोचक कहानी है, मतलब आप समझिए, केवल रटने की कोशिश मत कीजिए। जब तक आप अपनी समझ विकसित नहीं करेंगे, वो जो लॉजिक वाले कॉमन सेंस वाली डेवलप की मैं बात करता हूँ, वो ऐसे ही होगा जब आप कहानियां सुनेंगे। कहानियां बेफालतू नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है या किसी भी पढ़ने वाली चीजों से रिलेटेड है, तो ठीक है। मूल क्या था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, केशवानंद भारती केस 1973 में प्रतिपादित हुआ था। चलिए, अब ये कितना अच्छा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, बता आपके 4 क्वेश्चन यहां पर से। देखिए, क्रम में लगाना है, सबसे पहले क्या, फिर क्या, फिर क्या। अब आपको खुद सोचिए क्या क्या आ रहा है इसमें से। गदर पार्टी की स्थापना पता है, 1 नवंबर 1913 में। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। चटगांव शस्त्रागार लूट कब? 18 अप्रैल 1930 में। कहाँ? चटगांव में, पश्चिम बंगाल वाले एरिया में। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब? 1915 में। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना। और केंद्रीय असेंबली में बम कांड कब? 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी ने की थी। पढ़ते हैं ना हम। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ है, सबसे पहले हमारे है गदर पार्टी की स्थापना हुई है। फिर देखिए, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1915 में हुई है। फिर ये केंद्रीय असेंबली में बम, फिर अंततः चटगांव शस्त्रागार लूट ये हुई। एक बार मैं फिर से बताऊंगा आपको, एक बार मैं मिला लेता हूँ। सबसे पहले है गदर पार्टी की, यानी पहले या तो ये होगा या तो ये होगा। फिर बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना है, फिर 3 होगा, अभी भी ये और ये दोनों बने हैं। फिर केंद्रीय असेंबली में बम कांड, फिर 4 आएगा, तो ये हट गया, ये है आंसर हमारा। फिर 2 है चटगांव। तो देखिए, गदर पार्टी की स्थापना मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ कुछ चीजें, ध्यान करिए। गदर पार्टी की स्थापना कब? 1 नवंबर 1913 को। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को इसका हेडक्वार्टर था, यूएसए में। इसमें कुछ नेता थे, कौन? लाला हरदयाल सिंह थे, रामचंद्र थे, बरकतुल्लाह थे, और गदर पार्टी से संबंधित, हाँ, इन्होंने एक पत्र जारी किया था गदर नाम से। पहले वो गुरुमुखी लिपि उर्दू में छपता था, मतलब उर्दू में भी था, और वो पंजाबी लैंग्वेज है जो गुरुमुखी लिपि, उसमें भी छपा था वो, ठीक है। और ठीक है, गदर पार्टी के संबंधित इतनी चीजें हमने देखी। अब चटगांव शस्त्रागार लूट कहाँ? 18 अप्रैल 1930 को हुई थी, बंगाल के चटगांव में। इसका नेतृत्व किसने किया था? सूरी सेन, उनका नाम पढ़ते हैं ना हम। और इसी चटगांव शस्त्रागार लूट में एक महिला की भी प्रमुख भागीदारी हम देखते हैं, जिनका नाम है प्रीति लता वाडेदार, जिनकी डेथ हो गई थी शायद फिर बाद में, ठीक है, प्रीति लता वाडेदार। फिर हमने बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना देखी। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग कहाँ? बर्लिन में। कब? 1915 में। फिर केंद्रीय असेंबली में बम कांड देखते हैं हम, कब? 8 अप्रैल 1930 में, सॉरी 1929 में, 1929 में, 8 अप्रैल 1929 में। किसने? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह जी ने केंद्रीय असेंबली में, जहां उन्होंने कहा था कि हमारा किसी को हताहत करने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन हमें बहरूं को जगाना हमारा उद्देश्य है, इस बम को फेंकने का, ठीक है। केवल सुने ना रहें, जो नहीं आता है नोट डाउन भी करते रहें, ठीक है। अगला प्रश्न है, अब देखिए फिर से इतने बेहतर क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए इनको ज़्यादा प्रेफर करिए। बाकी अन्य मॉक टेस्ट के ये कर लेते हैं, तो फिर आपने प्रैक्टिस के लिए लगा सकते हैं वो भी। देखिए, 4 साइड उन्होंने 4 व्यक्तित्व दिए हैं एक साइड, और उनके काम दिए हैं। अब आपको कुछ कुछ जो आते हैं सीधे कनेक्ट करिए। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं, वर्गीज कुरियन दुग्ध क्रांति के लिए जाने जाते हैं। अब इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ए का है 3, हो गया मेरे ख्याल से, शायद ए का 3 है, और सी का 2 है। चलिए, ये है आंसर। तो देखिए, MS स्वामीनाथन तो हरित क्रांति से संबंधित है, वर्गीज कुरियन जी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, जबकि LK झा क्या है? आर्थिक प्रशासन के सुधार से संबंधित है, और मोरारजी देसाई बैंकों पर जो सामाजिक नियंत्रण है उससे संबंधित है। अब चारों चीजें याद करिए, MS स्वामीनाथन हरित क्रांति, LK झा आर्थिक प्रशासन में सुधार, वर्गीज कुरियन दुग्ध उत्पादन, और मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, ठीक है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन, फिर से इतना बेहतर क्वेश्चन।
हर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं आपके 4 क्वेश्चन साथ में सॉल्व हो रहे हैं। एक साइड जनजाति दी है और एक साइड उनके प्रदेश दिए हैं, तो कौन कौन से सही हैं ये आपको बताना है। तो केरिया जनजाति, केरिया जनजाति कहाँ की है, ये ओडिशा की ही है, ठीक है। कुकी जनजाति, आजकल आप देख रहे होंगे कुकी मैती संघर्ष चल रहा है, कहाँ चल रहा है, मणिपुर में है ये कुकी जनजाति, मणिपुर। फिर है यानदी जनजाति, यानदी यह है आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की, ये एपी अरुणाचल प्रदेश नहीं है, आंध्र प्रदेश है। और पालियान जनजाति है तमिलनाडु की। तो देखिए पालियान सही दिया है और केरिया सही दिया है इसने, तो सही है आंसर हमारा 1 और 4 है। केरिया ओडिशा की, कुकी मणिपुर की, यानदी आंध्र प्रदेश की और पालियान तमिलनाडु की। अगला प्रश्न है चिली। आपने वर्ल्ड मैपिंग की हमारी सीरीज देखी है, तो उसमें मैंने आपको चिली की लोकेशन और उसके जो तथ्य हैं वो बताए हैं। ये कह रहा है कि विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक देश है। सिंपल, हम लिथियम ट्रायंगल नहीं, तांबे का उत्पादन में भी हम चिली में एक प्लेस पढ़ते हैं, क्या, चुकीकामाटा पढ़ाया था ना मैंने आपको, वहाँ ये उत्तरी चिली में जो एंडीज क्षेत्र है, ये है साउथ अमेरिका, ये है एंडीज श्रृंखला, ये है चिली हमारा, ये है चिली। तो ये कह रहा है कि उत्तरी चिली में जो एंडीज क्षेत्र है वो पोर्फिरी तांबा विशालतम निक्षेप से संपन्न है। सही बात है, क्योंकि हमने पढ़ा है चिली में एक चुकीकामाटा का प्लेस है जहाँ तांबे की सबसे लार्जेस्ट माइन है, हमने पढ़ा है ना ये। तो ये दोनों कथन सही है। विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है क्योंकि उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोर्फिरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है, ठीक है। चिली की राजधानी सैंटियागो, तो आंसर है इसका डी। अब देखिए ये क्वेश्चन चलो काम का नहीं है, मतलब खास याद मत करना इसे, सिंपल सुनो। ये कथन किसका है बल, निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया और इस पर किसी ने शोध किया बल। अब ऐसा तो ये था चार्ल्स बूथ था, मतलब याद मत करना इसे। अब ये देखिए बेहतर क्वेश्चन आ गया। एक ग्रंथ है चिंतामणि भट्ट जी द्वारा सुख सप्तति लिखी गई। अब एक क्वेश्चन तो ये बन गया, सुख सप्तति किसकी रचना है, चिंतामणि भट्ट की। उसका फारसी में अनुवाद किया गया तूतीनामा के नाम से। तीसरा क्वेश्चन, सुख सप्तति का फारसी अनुवाद क्या था, तूतीनामा था। किसने किया, ये चौथा क्वेश्चन। तो देख रहे हो एक ग्रंथ है सुख सप्तति, उसकी रचना की चिंतामणि भट्ट ने, उसका फारसी में अनुवाद तूतीनामा नाम से किया गया, तूतीनामा पुस्तक बनी वो, किसने किया, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने किया। तो सुख सप्तति चिंतामणि भट्ट ने, इसका फारसी में अनुवाद किया गया तूतीनामा नाम से, जियाउद्दीन नक्शबी ने किया था, ठीक है। सुख सप्तति चिंतामणि भट्ट जी की, फारसी में अनुवाद तूतीनामा नाम से, किसने, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने, ठीक है। अगला प्रश्न है जो राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन है। अब ये 4 मिशन और इनके 4 क्या दिए हैं, वर्ष दिए हैं। अब ये हमेशा आपने भी देखे होंगे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आप सबसे पहले क्या ढूंढ सकते हैं इसमें, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, क्योंकि ये पीवाईक्यू का प्रश्न है। तो ये स्थापित हुआ था 1999 में, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में। फिर राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, ये पेंशन से संबंधित स्कीम है। अगर कोई व्यक्ति 0% प्रीमियम, पैसे बिल्कुल नहीं है उसके पास और प्रीमियम दे ही नहीं सकता, फिर भी उसे पेंशन चाहिए, तो ये इसके लिए है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ये 1995 में प्रारंभ हुआ था। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये 2005 में हुआ था। और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ये 2001 में हुई थी। नहीं आते हैं तो लिखिए चारों को। मैंने क्या कहा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब का, एक बार मिला लेते हैं। हाँ, ये था 2005 का, यानी 1 का 2, या तो ये। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब का, 1995 का, 1995 का, यानी बी का 1। तो आंसर आ गया हमारा ये, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 का, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 की, और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 की, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, ये है अगला प्रश्न कि जो फॉग पढ़ते हैं हम, प्रकाश रासायनिक धुंध है जो, उसमें सबसे प्रमुख चीज क्या होती है जिससे वह बनती है। तो याद रखिएगा, प्रकाश रासायनिक धुंध बनती है ओजोन गैस से। जब ये प्रकाश से रिएक्ट करती है तब जो प्रकाश रासायनिक धुंध बनती है ना, वो ओजोन गैस से रिएक्शन से ही बनती है, ठीक है। तो प्रकाश रासायनिक धुंध का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, ओजोन है। ये खराब है, हाँ, ये प्रकाश रासायनिक धुंध, क्योंकि इससे विजिबिलिटी कम हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न है। अब देखिए, चलो अभी कितना टेक्निकल क्वेश्चन है, केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसे नहीं भी याद करेंगे फिर भी देखिए। इराक में सुन्नी त्रिकोण, ऐसे क्वेश्चन हमें यहाँ भी देखने को मिलते हैं जो कि हवा ही नहीं लगती, मतलब ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं सॉल्व कर सकता ना। इराक में एक सुन्नी त्रिकोण है बल, उसमें कौन कौन से देश आते हैं। इराक है, उसमें एक इराक की राजधानी बगदाद। तो इराक में जो सुन्नी त्रिकोण है उसमें 3 चीजें आती हैं। सुन्नी त्रिकोण यानी एक आता है टिकरित, एक आता है रमादी, और एक आती है उसकी कैपिटल बगदाद। टिकरित,
रमादी और बगदाद, ये इराक में जो सुन्नी त्रिकोण है उसके 3 भाग हैं, टिकरित, रमादी और बगदाद। बाकी बसरा भी इराक में ही है लेकिन इस त्रिकोण का भाग नहीं है। तो इराक में क्या क्या, टिकरित हो गया, रमादी हो गया, बगदाद, ये सुन्नी त्रिकोण हो गए, और बसरा भी वही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। होने को कितना सरल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बट अगर पढ़ने लंबा क्वेश्चन करके छोड़ दोगे फिर कैसे काम बनेगा। ये कह रहा है 73वां संविधान संशोधन था जो उसने भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में काम किया। ठीक है भाई, हमें पता है 73वां संविधान संशोधन से पंचायती राज की व्यवस्था यानी स्थानीय शासन आया, तो एक अच्छा कदम था। ठीक है, क्योंकि इसने 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया था। सही बात है, दोनों कथन क्या है, सही है। और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या भी हैं। पंचायती राज क्या है, हमें पता है कब लागू हुआ है, 24 अप्रैल 1993 से लागू हुए थे। बाकी एक्ट 1992 का है, 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 का है, लागू हुए 24 अप्रैल 1993 से लागू हुए। पंचायतों से संबंधित एक अनुसूची जुड़ी थी, अनुसूची 11, और एक भाग जुड़ा था, भाग 9। और जो नगर पालिकाएं हैं उनसे संबंधित अनुसूची है 12वीं, और उसका भाग है 9 क। और पंचायतों में कितने विषय हैं, 29 विषय हैं, और जो किस में वर्णित है, जी 243 जी में वर्णित है। पंचायतों में 29 भाग हैं जो 243 जी में वर्णित है, और नगर पालिकाओं में 18 भाग हैं जो 243 डब्ल्यू में वर्णित है। ठीक है, चलिए ये सही हो गया। उसके बाद का क्वेश्चन है, ये देखिए 4 इंस्टीट्यूट दिए हैं और उनके कहाँ इनकी अवस्थिति है ये दिए। ये बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को ये सब मिले, तो ये क्या है, एल्यूमिनियम उत्पादन से संबंधित। हाँ, एल्यूमिनियम, बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को, शाल्को कुछ भी आए वो क्या है, एल्यूमिनियम से उत्पादन से संबंधित है। उनके हेडक्वार्टर पूछे, तो माल्को का हेडक्वार्टर है, ये गलत, कौन सा गलत है पूछ रहे हैं ना, तो ये चेन्नई में नहीं है, मैट्टूर में है, ठीक है, तमिलनाडु के मैट्टूर में। बाकी सब ठीक थी। बाल्को कोरबा में है, छत्तीसगढ़ के कोरबा में। हिंडाल्को उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में है, और इंडाल ये हीराकुंड में है, ओडिशा में। तीनों याद। माल्को कहाँ हो गया, मैट्टूर में, तमिलनाडु में। बाल्को कोरबा छत्तीसगढ़ में, हिंडाल्को उत्तर प्रदेश रेणुकूट में, और इंडाल ओडिशा के हीराकुंड में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कुछ पार्टियां दी हैं। अब इलेक्शन ईयर है तो आपको याद रखनी चाहिए कि कौन सी पार्टी कब स्थापित हुई, तो इनके क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी, जो आजकल मायावती वाली पार्टी देखते हैं ना, बसपा, हाथी है जिसका मुहर, तो उसकी स्थापना हुई थी 1984 में। किसने की थी, काशीराम ने की थी, काशीराम ने। तो बसपा की स्थापना 1984 में काशीराम ने। सपा की स्थापना, समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी 1992 में, मुलायम सिंह यादव ने की थी। तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना हुई थी, कर लेना इसे, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन बनेगा तो आपका एक भी अगर कुछ कनेक्ट कर पाओगे तो सही कर जाओगे। ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी स्थापित हुई थी 1982 में, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बनी थी 1998 में। ये 4 याद करिए। बाकी कांग्रेस आपको पता ही है 1885 में, बीजेपी आपको पता ही है 1980 में। ठीक है, तो एक बार याद करते हैं, बसपा 1984 में, सपा 1992 में, तेलुगु देशम पार्टी 1982 में, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 में। तो मिलाइए, सबसे पहले कौन सी, सबसे पहले हो गई तेलुगु देशम पार्टी, यानी 3, या तो ये, फिर उसके बाद 2, ठीक है, नहीं उसके बाद 1 ना, 3 के बाद 1 आएगा। अच्छा, ये है आंसर। पहले ये 1982 में, फिर ये 1984 में, फिर ये 1992 में, फिर ये 1998 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, बेहद अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि इस अशोक के सारे अभिलेखों के बारे में सब चीज़ें बताता हूँ। पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं हम, कि जब कैग अपनी रिपोर्ट किसे देता है, बल कैग का आर्टिकल 148 टू 151, ये संघ सरकार है जो उसकी कार्यपालिका में शामिल होता है। और ये किसको देता है अपनी रिपोर्ट, ये अपनी रिपोर्ट देता है पैक को, पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है जो उसे अपनी रिपोर्ट देता है। सिंपल क्वेश्चन था ये, कैग किसे देता है अपनी रिपोर्ट, पब्लिक अकाउंट कमेटी को। अब आखिरी प्रश्न है आज का, अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक समन्वय की बात करता है। मैं आपको सारे अभिलेख जितने मुझे आते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अशोक के कितने शिलालेख हैं, 33 शिलालेख हैं। इनको सबसे पहले डिकोड किसने किया, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने किया था। पहला शिलालेख क्या है, पशु बलि की निंदा करता है। दूसरा शिलालेख जो चिकित्सा व्यवस्था है उसकी बात करता है, और इसमें केरल पुत्र और क्षतिपुत्र उनका भी जिक्र है, जो चेर कहते हैं ना, चेर, उनके बारे में दूसरे अभिलेख में। तीसरा अभिलेख है आपका राजुकू की नियुक्ति, राजुका पढ़ते हैं ना, जो
निरीक्षण वगैरह करते थे वो राजकों की नियुक्ति। चौथा अभिलेख आपका भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की स्थापना की गई थी। पांचवा अभिलेख आपका जो धार्मिक महामात्र हैं उनकी नियुक्ति की गई थी। धार्मिक महामात्रों की नियुक्ति की थी ना बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, वो पांचवें में। छठे में है पतिवेदक। जो हम पतिवेदक कौन थे? संवाददाता, उनका जिक्र किया गया है छठे में। फिर हम आते हैं 12वें में, जिसमें ईजिथिका महामात्र यानी स्त्री कल्याण प्रभारी अधिकारी, स्त्री अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी ईजिथिका महामात्र में। इसी में जो 12वां शिलालेख है उसी में कहा गया है कि अशोक का जो धार्मिक समन्वयता की बात 12वें शिलालेख में ही की गई। 13वां शिलालेख कलिंग विजय की बात करता है, पड़ोसी राज्यों की बात करता है, चोल और पांड्यों की बात करता है। क्या क्या कहा? कलिंग विजय, पड़ोसी राज्य हैं जो उनकी बात, और चोल और पांड्यों की बात, ये 13वें शिलालेख में है। ठीक है, इतना याद कर लीजिएगा। तो धार्मिक समन्वय की बात की गई है 12वें शिलालेख में। तो ठीक है, आज के ये क्वेश्चन बेहद अच्छे थे। इतने स्टैंडर्ड क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो कहीं आपको दिक्कत आनी है नहीं। इसके बाद जो इसका रिमेनिंग पार्ट है जीएस के, वो हम कल से करने लगे। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से इसको लाइक करिए, अपने अन्य साथियों तक भी इसे साझा करिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।